हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज अपन रिवाइज करेंगे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जल्दी जल्दी से करेंगे और आपको इस चैप्टर में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 4 पेज में चैप्टर खत्म है आपका। पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों अलग अलग बांटा हुआ है। आप 4 पेज में सब कुछ लिंक कर सकते हो, इसमें सब कुछ कवर है, कोई इशू नहीं है। इसलिए चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। सर इंश्योरर कौन होता है सर? कौन कौन इंश्योरेंस का धंधा कर सकता है? इसमें यही है। इंश्योरर कौन होता है सर? इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है सर। हाँ, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इंडियन इंश्योरेंस का बिजनेस, इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है सर। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब कौन? जो पार्लियामेंट में बनी है वो सर इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। हाँ सर, ये कैरी ऑन कर सकती है इंश्योरेंस का बिजनेस। सर एक बात बताओ तो, इंश्योरेंस का छोटा मोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बिजनेस करना चाहता है, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, वो कर सकती है। करो ना, क्या दिक्कत है सर? एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी कर सकते हैं? रुक जा भाई, फॉरेन कंपनी या इंश्योरेंस का बिजनेस करने क्यों आ रही? क्या मतलब है? नहीं कर सकती क्या? फॉरेन कंपनी नहीं कर सकती। पर अगर कोई री इंश्योरेंस का बिजनेस, फॉरेन कंपनी री इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। किसका? री इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। पर याद रखे, ब्रांच यहाँ पे होनी चाहिए उनकी, थ्रू अ ब्रांच स्टेब्लिश इन इंडिया। अगर उनकी ब्रांच स्टेब्लिश इन इंडिया में तो वो री इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं। सर वो इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकती। क्लियर रखो दिमाग में। यही इसमें प्रोविड किया गया है कि प्रोविड्स अ पर्सन अदर देन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के कोई भी इंश्योरेंस का धंधा नहीं कर सकता। इसलिए ये डेफिनेशन का इसमें यही समझाएगा कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती, बट फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। मतलब सर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। सर एक बात बताओ तो, हाँ सर ये इंडियन इंश्योरेंस कंपनी होती कौन है? सर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंपनीज का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा सर? 49%। सर इन्वेस्टमेंट किसमें होगा? हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में। सर उनका क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल में उनका 49% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सीड नहीं करना चाहिए। उनका एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर। तो इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट सर पोर्टफोलियो वाले भी इंक्लूड होंगे कि? जी हाँ, पोर्टफोलियो वाले भी इंक्लूड होंगे और डू नॉट एक्सीड 49%। सर अब बताओ मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी का? सर 100 करोड़। कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए सर? 100 करोड़। सर 100 करोड़ में से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हुए उनको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? उनको एक्सक्लूड करना है। सर ये पेड अप कैपिटल हम लोग खुद से बढ़ा सकते हैं क्या? मिनिमम लिमिट कितनी है सर? 100 करोड़। इसको बढ़ाओ ना, तुम्हारे को क्या मतलब, तुम्हारी मर्जी इसमें, हमारे को क्या। सर एक बात बताओ तो सर, ये 64(5)(b क्या कहता है? सर 64(5)(b में जो भी ये लोग लिखा है ना लेट के, इसमें ज़्यादा ध्यान मत, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा क्या, कि इंश्योरेंस का जब तक पैसा नहीं मिला, जब तक हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, जब तक प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तब तक रिस्क एज्यूम नहीं करेंगे। पैसा नहीं मिला, किस बात का हम लोग तुमको पॉलिसी प्रोटेक्शन दे, किस बात का हम पॉलिसी वो चालू करें? देखो फिर से सुनो, नो रिस्क टू बी एज्यूम्ड। रिस्क एज्यूम नहीं होगा अनलेस प्रीमियम इज रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में प्रीमियम नहीं तो रिस्क का कवर नहीं। एडवांस में प्रीमियम नहीं तो रिस्क का कवर नहीं। पहले पैसा फिर रिस्क कवर, पहले पैसा फिर रिस्क कवर। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल। अब देखो सर, ये दो में मतलब ये 2 पॉइंट्स में क्या समझाने का कोशिश किया सर? कुछ नहीं। देखो प्रीमियम ऊपर यही लिखा है कि रिस्क एज्यूम नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? अनलेस एंड अनटिल प्रीमियम पेएबल इज रिसीव्ड। प्रीमियम जो पेएबल है वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, और या फिर गारंटीड टू बी पेड इन कैश, या फिर गारंटी दे दी कि पे होगा कैश में, तब तक उससे पहले तो हम करेंगे नहीं। ये 2 कंडीशन में कर देंगे। अगर प्रीमियम पेएबल है, अगर प्रीमियम पेएबल जो है वो रिसीव्ड हो गया और गारंटीड है पेड की, वो पे हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट है सर, प्रीमियम है उसको एज्यूम नहीं करेंगे। इसमें भी यही लिखा है, एज्यूम नहीं करेंगे, नॉट अर्लियर देन द डेट। एज्यूम नहीं करेंगे सर, कब तक नहीं, कब नहीं करेंगे सर? प्रीमियम हैज बीन पेड इन कैश और बाय चेक टू द इंश्योरर। अगर तब तक नहीं करेंगे जब तक या तो कैश में मिल गया या चेक मिल गया, उससे पहले नहीं करेंगे। कुल मिला के बात एक ही है, जब तक पैसा नहीं तब तक कवर नहीं। सर सिंपल है। सर मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो बता दो तो, सॉल्वेंसी रेशियो 150%, 150%। सर 150%। सर सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। ठीक है सर। सॉल्वेंसी मार्जिन हमेशा मेंटेन रखना है। सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है? 50% ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। जो आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है उसका 50% आपको सॉल्वेंसी मार्जिन रखना है। सर कब कब रखना है सर? हमेशा रखना है। मेंटेन एट ऑल टाइम्स, याद रखना, मेंटेन एट ऑल टाइम्स। जी सर समझ में। सर एक बात बताओ तो, लेवल ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन का दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी। क्या नाम है? कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी। कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी मतलब सर, अगर ये कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी हमने नहीं मेंटेन किया तो क्या करना पड़ेगा? एक फाइनेंशियल प्लान सबमिट करो अथॉरिटी को। क्या करेंगे? अगर हमारे को जितना मेंटेन करना उतना हमने मेंटेन नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल प्लान सबमिट करो। फाइनेंशियल प्लान सर सबमिट कर दिया तो उसमें क्या करेंगे? उसमें वो बताएंगे, क्या इंडिकेट करेंगे जो प्लान की एक्शन टू करेक्ट, क्या क्या एक्शन लेंगे इस डिफिशियंसी को हटाने के लिए। सर अगर उनको इनएडिक्वेट लगा, अथॉरिटी को लगा कि ये फाइनेंशियल प्लान जो दिया है इनएडिक्वेट है, तो क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी? बोले कि अथॉरिटी क्या करेगी? बोले कि मॉडिफाई करो। तो इंश्योरर हैज टू मॉडिफाई दी प्लान, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये कंप्लाई करने से कंप्लाई नहीं कर पाता, फेल्स टू कंप्लाई। जो प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट है कि इतना मेंटेन करो और वो नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे?
इंसॉल्वेंट और वाइंडिंग अप चालू सर, डीम टू बी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा और वाइंडिंग अप वाउंड अप हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा वाइंडिंग अप का प्रोसेस। सर और एक जो ऑडिट अकाउंट्स बने इंश्योरेंस कंपनी के, ऑडिट होने जरूरी, हाँ सर होने बहुत जरूरी, हमने सीए इसीलिए किए, ऑडिटेड होंगे एनुअली बाय सीए। सर एक बात बताओ तो अपॉइंट कैसे होंगे ऑडिटर्स? सर अपॉइंटमेंट में ध्यान दो, अभी फटाक से समझ में। सर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सर कॉर्पोरेशन का ही सुना है सर, पीएसयू से आया है सर, पीएसयू मतलब कॉर्पोरेशन, तो सर इसका सी&जी करेगा। सर एक बात बताओ तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी लिखा है सर, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, पब्लिक पीएसयू की बात कर रहा है सर, ये भी सी&जी वाला ही करेगा। सर एक एग्जांपल दो ना सर, सर एग्जांपल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी या यूनाइटेड इंडिया कंपनी, यूनाइटेड इंडिया कंपनी या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, कौन करेगा इनका? सी&जी करेगा। सर अदर इंश्योरेंस कंपनीज में, सर जो अदर इंश्योरेंस कंपनी तो एजीएम में होगा ना सर, ऑडिटर सर अपॉइंटेड एट दी एजीएम। सर इसके ऑडिटर कितने, मतलब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर कितनी इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट कर सकता है? सर क्या करनी है? इंश्योरेंस ऑडिट करनी है, क्या करनी है? इंश्योरेंस ऑडिट करनी है, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करनी है। तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या करेगा? ऑडिट क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट। तो कितने इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करना है सर? कितने लोग कितनी कंपनियों की कर सकते हैं? सर 3। कितनों की कर सकते हैं? 3। सर ओनली 3 इंश्योरेंस कंपनीज की एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट कर सकता है। सर जनरल लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपने 2 बताए, तो उनकी भी कितनी कोई लिमिट है क्या? हाँ मैक्सिमम 2, लाइफ इंश्योरेंस 2, जनरल इंश्योरेंस 2। सर 2 कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2 लाइफ, मैक्सिमम ऑफ 2 जनरल इंश्योरेंस। सर इसमें जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी के? हाँ सर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज सारे के लिए जॉइंट ऑडिट इसमें मैंडेटरी है। सर एक इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, क्या मतलब आपके इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है? तो इसके लिए क्या करना है सर? एक सर्टिफाई कराना पड़ेगा। सर्टिफाई कर करेगा सर सीए। सर सीए कर सकता है सर, अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया हुआ है सर उससे करवा लूंगा? नहीं, उससे भी नहीं करवा सकता। सर इंटरनल ऑडिटर आता है सर, पूरा रिस्क देखता है सर, तो उससे रिस्क मैनेजमेंट का करा लूंगा? बिल्कुल नहीं। सर कंकर्नल ऑडिट तो रोज ही आया सर, उससे तो करा लूँ सर? उससे भी नहीं, नया बाहर से लेके आओ और नए चार्टर्ड अकाउंट इन सबको हटा के और आप इनसे क्या कराओगे? इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेस आपके अंदर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या नहीं है, इन प्लेस है या नहीं है, वो आपको सर्टिफाई करवाने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर बहुत अच्छे सर अब आ गए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। सर क्या बात है सर? सर लाइफ इंश्योरेंस में पहला पॉइंट है एक्चुरियल प्रोसेस। सर एक्चुरियल प्रोसेस क्या होता है? एक्चुरियल प्रोसेस क्या होता है सर? ये लोग एक्चुरियल क्या होता है? बहुत डेटा के साथ खेलते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा। सर डेटा के साथ खेलते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्यों करते हैं सर? रिस्क को क्वांटिफाई करने के, रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए। इसलिए इन्हीं को कैलकुलेटिंग एंड मॉडलिंग हब ऑफ द कंपनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडलिंग, कैलकुलेटिंग एंड मॉडलिंग हब ऑफ द कंपनी। सर ये लोग क्या करते हैं? सर्टिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सर्टिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द जनरल रेगुलेटरी गाइडलाइंस। सर्टिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को और रिपोर्ट्स को, क्या कि ये प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है? अकॉर्डेंस है, किसके अकॉर्डेंस है सर? जनरल रेगुलेटरी गाइडलाइंस के। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। सर तो अब इसमें ऑडिटर का रोल बताओ ना। सब तो वही करके चला गया सर, एक्चुअली करके चला गया ना, सर्टिफाई क्या करके? लाइबिलिटी वैल्यू करके जाता है, वैल्यू क्या करता है वो? लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करता है सर। तो लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करके गया सर, अपन क्या करेंगे? अपन देखेंगे सर उसने सर्टिफाई किया कि नहीं। सर इतना ईजी काम है। हाँ सर देखो, ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई वेदर द एक्चुरियल वैल्यूएशन लाइबिलिटी इज ड्यूली सर्टिफाइड। किससे सर? अपॉइंटेड एक्चुरी से। अरे सर तो हम लोग कुछ तो कर ले सर। हाँ कर लो। एजम्पशंस जो उसने यूज किए ना, आप ये देख लो कि वो एजम्पशंस गाइडलाइंस और नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है कि नहीं है सर? आर इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स। सर इतना इजी? हाँ सर इतना इजी। सर इसका मतलब ये इस पे रिलाई कर रहा है? हाँ सर देखो दूसरा पॉइंट भी, ऑडिटर रिलाई ऑन द सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट किसका? जो अपॉइंटेड एक्चुरी है उसका। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो ऑडिटर कुछ तो करे सर। हाँ सर करेगा ना डिस्कशन, चाय पे बैठ के। सर क्या करेगा? डिस्कशन करेगा। सर वो डिस्कशन करेगा क्या? उसको कुछ आता तो नहीं, तो पूछेगा ना सर आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया? हाँ सर आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया? सर आपने कौन से एजम्पशंस बनाए, थोड़ा मुझे भी बताओ ना। तो वो बताएंगे सर, सिंपल। सर एक्चुरियल डिपार्टमेंट ना कुछ एरियाज पे की एरियाज ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस में कुछ एरियाज पे कंसंट्रेट करता है। सर वो एरिया बताओ। तो मेरा बात सुनो, अपना पॉइंट याद रखना। सर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मॉडल होना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट। प्रोडक्ट के लिए मॉडल की प्रोडक्ट मॉडल बन गया तो उसकी वैल्यूएशन। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ होगी स्टैच्यूटरी वैल्यूएशन। सर क्या होगी? स्टैच्यूटरी वैल्यूएशन। सर उसके बाद में एक बात बताओ, तो ये इंश्योरेंस कंपनी है तो इसमें प्लानिंग और सॉल्वेंसी मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। हाँ सर इसमें बिजनेस प्लानिंग और सॉल्वेंसी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बिजनेस प्लानिंग और सॉल्वेंसी मैनेजमेंट। सर उसके बाद में क्या करेगा? मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगा। सर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होगी। सर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग किस पे होगी? सर बिजनेस वैल्यूएशंस पे और प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स पे। सर किसके? बिजनेस वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, क्योंकि एलआईसी की ऑडिट कर रहे हैं ना सर। सर फिर से बता दो तो सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट होगा तो स्टैच्यूटरी वैल्यूएशन होगी। सर हाँ सर स्टैच्यूटरी वैल्यूएशन होगी। तो इसके लिए स्टैच्यूटरी वैल्यूएशन होती है तो सबसे जरूरी चीज़ है बिजनेस प्लानिंग और सॉल्वेंसी मैनेजमेंट। तो ये दोनों हो गए तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कर देगा। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग किस पे करेगा? सर प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल और बिजनेस वैल्यूएशन पे। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी इजी। सर एफएलसी बताओ। तो एफएलसी मतलब ना एक लाइफ इंश्योरेंस का जब पॉलिसी इशू होता है तो उस बंदे के पास ऑप्शन होता है। सर क्या ऑप्शन होता है? सर इंश्योरर सेल इन्फॉर्म बाय लेटर वो उसको
इन्फॉर्म करेगा कि दैट ही हैज़ अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसीज। उसके पास 15 दिन का समय, 15 दिन का समय सर किसके, फ्री लूप कैंसिलेशन देख के हटा, फ्री लूप कैंसिलेशन देख के हटा। सर वो 15 दिन में अगर उसको वो इंश्योर्ड डिसएग्री, मतलब उसमें जो डिसएग्री हो जाता है, वो जो बंदा जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो डिसएग्री हो जाता है सर, तो वो क्या करेगा, ही हैज ऑप्शन टू रिटर्न द पॉलिसी, वो उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, रीजन देगा। सपोज एग्जांपल ये पॉलिसी आई, उसके बाद 15 दिन का समय, इंश्योरेंस देखेगा, टर्म्स एंड कंडीशन देखेगा, पसंद आई तो ठीक है, वरना फाड़ के फेंक देगा, फाड़ के नहीं सॉरी, उसको वापस रिटर्न कर देगा और बता देगा रीजन फॉर रिजेक्शन क्या है। सर इसमें तो वापस देते हमने प्रीमियम दिया था, हाँ सर प्रीमियम दिया था, तो अब सर हमने रिफंड कराओ सर, तो एफएलसी रिफंड होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, एफएलसी रिफंड होगा, फ्री लूप कैंसिलेशन रिफंड। सर फ्री लूप कैंसिलेशन रिफंड कैसे होगा, सर जो आपने प्रीमियम पे किया, क्या किया आपने, जो प्रीमियम पे किया उसमें से रिस्क प्रीमियम, प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम लेस होगा। सर प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम लेस क्यों होगा, सर आपने 15 दिन का, आपने 10 दिन पॉलिसी रखी, तब तक तो आप कवर्ड थे, हाँ सर कवर्ड थे, तो प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम तो काटेंगे ना सर, हाँ कवर पीरियड का काट लो, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका बीपी, आपके दिल के धड़कन की चेक भी की थी सर, मतलब सर क्या मतलब मेडिकल चार्जेस भी कुछ लगाए होंगे इंश्योरर ने, तो सर वो भी लेस करेगा ना, हाँ सर करेगा, फिर हमारा एफएलसी रिफंड मिल जाएगा। सर बहुत अच्छे। सर रोल ऑफ ऑडिटर बताओ, अब बताओ तो अपन इसमें पढ़ा क्या, जो ऑडिटर चेक करेगा 15 दिन वाली लिमिट ही तो चेक बड़ी है, हाँ सर, तो वो 15 दिन वाली लिमिट ही चेक करेगा, कि चेक और कंफर्म करेगा कि 15 दिन के अंदर अंदर मिली है या नहीं मिली। उसके बाद सर साइन देख लेगा, वेरीफाई कर लेगा साइन सर, और क्या चेक करेगा सर, और ये चेक करेगा जो प्रोसेसिंग ऑफ एफएलसी रिक्वेस्ट, क्या जो रिक्वेस्ट एफएलसी रिक्वेस्ट आ रही है ना सर, तो वो जो अपना टेट डिफाइंड है ना कंपनी का, उसके टेट के अंदर अंदर हो रही है, टेट मतलब टर्न अराउंड टाइम, उस टर्न अराउंड टाइम में हो रही है। सर देख लिया सर, हो गया 15 दिन में आ रही है, टर्न अराउंड टाइम के अंदर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर भी हो रहा है। तो सर और क्या देखूँ, अकाउंटिंग एंट्री तो हुई होगी ना सर, अकाउंटिंग एंट्री तो हुई है, तो उसकी भी चेकिंग कर ले। जी सर। सर पॉलिसी लैप्स और रिवाइवल समझाओ, तो पॉलिसी लैप्स कब होगी, पॉलिसी पैसे नहीं दे रहा, सिंपल सर। डिसकंटिन्यूस लैप्स मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगी आपकी पॉलिसी, कब होगी, ऑनिंग टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ड्यूज, जो आपके प्रीमियम ड्यूज है उसका आपने पैसा नहीं किया। सर इन ऑर्डर टू कीप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को जिंदा रखने के लिए क्या है आपको पैसे, टाइम पे भरो, रिक्वायर्ड टू पे प्रीमियम व्हेन ड्यू। सर आपने पेमेंट नहीं किया, आपका ड्यू है, तो आपकी पॉलिसी वो ग्रेस पीरियड मिलेगा सर, ग्रेस पीरियड मिलेगा 15 से 30 दिन का। अगर 15 से 30 दिन के ग्रेस पीरियड में आप पेमेंट कर देते हो तो पेमेंट ऑन ड्यू डेट माना जाता है, और अगर नहीं कर देते तो आपकी पॉलिसी लैप्स। आ जाओ सर, पॉलिसी लैप्स में ये पॉलिसी होल्डर डज नॉट मेक द पेमेंट विद इन द ग्रेस पीरियड, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। सर लैप्सेशन क्या होता है, अफेक्ट करता है सारे स्टेक होल्डर्स को, क्या करता है, सारे स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करता है। सर स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया उसका प्रोटेक्शन खत्म सर, उसको सीजेस टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, ठीक है सर, जो बेनिफिट मिला है जो उसको बेनिफिट मिला वो भी खत्म, इट फॉरफिट द बेनिफिट अंडर द पॉलिसी, और जो नया पॉलिसी लेगा उसका कॉस्ट ज़्यादा। सर और एजेंट को क्या होगा, रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा, पढ़ो, एजेंट्स डू नॉट गेट रिन्यूअल प्रीमियम। और सुनो, प्रीमियम इज नॉट पेड विद इन द ग्रेस पीरियड बट विद इन द ग्रेस फ्रॉम द पॉलिसी लैप्सेस बट मे बी रिवाइव। अब उसको रिवाइव कर सकते हैं सर, रिवाइव कैसे करेंगे, पेमेंट करो रिवाइव करो सर, रिवाइव कर सकते हैं। पर एक बात है सर, वो पॉलिसियां जो 5 साल से, सर कुछ कंडीशंस में क्या लैप्स हो चुकी है 5 साल से, मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, तो उनका अब रिवाइव करके क्या फायदा, उनका रिवाइव कुछ नहीं होता, उनका फिर जो होता है जितना वो बच्चा होता है उतना पेमेंट कर देते हैं और अपना पॉलिसी क्लोज्ड। ठीक है सर। सर अब इसमें ऑडिटर क्या देखेगा, सर पॉलिसी लैप्स और पॉलिसी रिवाइव। तो लैप्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डेट। सर देखेगा ड्यू डेट्स, चेक वेदर द ड्यू डेट्स आर रिकॉर्डेड, ड्यू डेट्स रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, और मॉनिटर्ड हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपरली। क्यों, चेक द ड्यू डेट्स आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड मॉनिटर्ड प्रॉपरली। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद में पॉलिसीज आर मार्क्ड लैप्स, पॉलिसी मार्क्ड हो जानी चाहिए लैप्स, कब, जब पेमेंट नहीं है, जब रिन्यूअल प्रीमियम नहीं आया, ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम विद इन द ग्रेस पीरियड और विद इन द ड्यू डेट्स या विद इन ग्रेस पीरियड में नहीं आया। सर अगर रिवाइवल रिक्वेस्ट है, इन केस ऑफ रिवाइवल रिक्वेस्ट, सर रिवाइवल रिक्वेस्ट मतलब पेमेंट करेगा उसको रिवाइव कर दिया जाएगा, तो हम क्या चेक करेंगे एज ऑडिटर, यही चेक करेंगे ना जो आउटस्टैंडिंग का पैसा है वो आया कि नहीं आया। सर देखो एडिक्वेट चेक्स है कि नहीं है इन प्लेस फॉर रिसीविंग ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, और एडिक्वेट डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। आई होप समझ में आ रहा है, सॉरी फॉर द स्पीड, जल्दी रिवाइज कराता है। पॉलिसी सरेंडर बताओ, वॉलंटरी टर्मिनेशन। सर ये लो आपकी पॉलिसी, अपने से तो नहीं भरा जाता प्रीमियम, सो सरेंडर कर सकते हैं। हाँ सर सरेंडर कर सकते हैं। सर कब तक कर सकते हैं, अगर 3 साल तक लगातार प्रीमियम पे किया आप तो सरेंडर कर सकते हो। सर मैं मर गया उसके बाद सरेंडर कर दिया, आपको पैसा ही मिल गया पॉलिसी का, अगर मरोगे तो आपके घर वालों को पैसा मिल जाएगा, आप सरेंडर क्या करोगे, कोई सरेंडर का ऑप्शन नहीं होता। सरेंडर तब तक ही कर सकते हो जब तक जिंदा हो। सर जय हिंद। सर समझ में आ रहा है। एलिजिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ
3 ईयर्स, जब 3 ईयर्स पे कंप्लीशन हो गया तो आप वो कर सकते हो, तो 3 ईयर्स का प्रीमियम पे किया तो आप सरेंडर कर सकते हो। जी सर, सरेंडर ओनली व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव। मैं जो बोल रहा हूँ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जो मेमोरी टेक्निक बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख लेना, आपको याद रहेगा। सर रोल ऑफ ऑडिटर बताओ। सर ऑडिटर क्या चेक करेगा? सरेंडर रिक्वेस्ट उसी ने दी है सर, जिसकी पॉलिसी होल्डर ही सरेंडर रिक्वेस्ट देने आया है। जी सर। सर एक ये देख लो कि प्रॉपर एडिक्वेट कंट्रोल है क्या? सर एडिक्वेट कंट्रोल किस लिए? सर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। सर इंश्योर प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर चेकिंग ऑफ रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आई है उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, और प्रीमियम जो पे हो रहे हैं वेदर प्रीमियम आर पेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो प्रीमियम का पैसा है वो रेगुलरली आ रहा है कि नहीं है। एक बात बताओ तो अगर सरेंडर हो चुके, चेक वेदर द सरेंडर इज अमाउंट इज पेड ओनली टू द पॉलिसी होल्डर, सरेंडर का पैसा किसको जाना चाहिए? बस पॉलिसी होल्डर्स को जाना चाहिए, और इज पेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, और जो पेमेंट होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, और बाकी क्या है सर? एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पास हो जानी चाहिए, यही चेक करेंगे। फिर से सुनोगे कैसा सरेंडर क्या होता है? सर वॉलंटरली टर्मिनेट कर देते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ, जो टर्म होता है ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का 50 साल के लिए, तो वो 5 साल में जाता है, कहते सर अब कर दो, अपने से नहीं भरा जाता, 3 साल का उसमें मिनिमम प्रीमियम पे किया हुआ है, कर लो, जिंदा रहते रहते कर लो, ठीक है। रोल ऑफ ऑडिटर क्या? जब सरेंडर रिक्वेस्ट आई तो सरेंडर रिक्वेस्ट जब आई वो किससे आनी चाहिए? पॉलिसी होल्डर से ही आनी चाहिए। और सर दूसरा पॉइंट क्या है? एडिक्वेट कंट्रोल्स होने चाहिए। कि एडिक्वेट कंट्रोल किसके लिए? वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। वेरिफिकेशन प्रोसेस किसका? चेकिंग ऑफ रिक्वेस्ट और प्रीमियम जो पे रेगुलर बेसिस पे आ रहे कि नहीं आ रहे, और सरेंडर अमाउंट उसी को मिलना चाहिए। सर किसको मिलना चाहिए? पॉलिसी होल्डर्स को ही मिलना चाहिए। एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज पास होनी चाहिए, और पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। वेरी वेरी जी, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, सो ऐसा इतना मस्त ऑर्गेनाइज किया हुआ ना, आपको सब याद होगा, कोई टेंशन नहीं। सर ऑडिट ऑफ क्लेम्स बताओ। यहाँ ऑडिट ऑफ क्लेम्स के बाजू में ना एक चीज लिख लो, क्या सर? स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिख दो। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखते सर आपके सारे पॉइंट्स से नीचे गिरने लगेंगे, आपको दिमाग में आता जाएंगे। सर स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो होता है जिसमें हमने डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया होता है। प्रिस्क्राइब द मिनिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्लेम है ना, वो क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, तभी आपकी वो क्लेम प्रोसेस होगी। तो सर क्या चाहिए आपको? एक स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है सर? डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है। तो क्या लिखा होगा सर? मैं पहले मेमोरी टेक्निक बताता हूं। सर एक रजिस्टर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? रजिस्टर मेंटेन करना। सर उस रजिस्टर में क्या लिखेंगे? रजिस्टर में उसमें क्या लिखेंगे सर? रजिस्टर में यही लिखेंगे सर कि एक तो सर जो क्लेम रिसीव्ड हुई है और एक क्लेम रिजेक्ट हुई होगी। रजिस्टर बना, पहले स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाओ। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दो सर, एक रजिस्टर होनी चाहिए। क्या रजिस्टर होनी चाहिए सर? क्लेम्स रिसीव्ड जो हुई है वो रजिस्टर होनी चाहिए, और एक क्लेम्स रिजेक्टेड होनी चाहिए, वो उसको अपने रजिस्टर में लिख लेना। सर लिख ली सर। सर उनके बाजू में ना KYC होनी चाहिए सबकी। KYC मतलब नो योर कस्टमर, और ये काम होते ही आपकी प्रोसेस क्लेम आपके सिस्टम में अकाउंटेंट हो जाएगी। अब सुनो, आ जाओ। चेक वेदर द स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट ऑडिटर शुड रिव्यू, मतलब रिव्यू करेगा स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। किस लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स करेगा? कि उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो मिनिमम प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है वो नीडेड टू सपोर्ट क्लेम वो है कि नहीं है, प्रिस्क्राइब है कि नहीं उसके अंदर। यहाँ ठीक है सर। इंश्योर दैट इंश्योरर मेंटेन रजिस्टर, सर रजिस्टर मेंटेन करता है। सर रजिस्टर में क्या लिखेगा? सर रजिस्टर में ये लिखे ना, डेट ऑफ क्लेम क्या है सर? डेट ऑन विच क्लेम डिस्चार्ज, जब कब डेट हुई है क्लेम की डेट लिखेगा, और जब क्लेम डिस्चार्ज हुई वही तो इंश्योरेंस इसमें रजिस्टर में लिखेगा। रजिस्टर ऑफ क्लेम, एक रजिस्टर ऑफ क्लेम बनाएगा सर। अब एक रजिस्टर बना लिया तो या तो रिजेक्ट हो गई जो या रिसीव हुई थी सर, तो जो रिसीव हुई थी वो तो हमने रजिस्टर में लिख ली। तो चेक वेदर ऑल क्लेम रिसीव्ड आर रजिस्टर्ड इनटू द सिस्टम, और सर जो रिजेक्ट हुई थी उसको रिव्यू कर लो। क्लेम्स रिजेक्ट हुई तो उसमें रीजन ऑफ द रिजेक्शन, रीजंस क्या है रिजेक्शंस के, उसको रिव्यू कर लो। ठीक है सर। सर अब एक बात बताओ, कलेक्शन। अब देखो क्या आपके पास सिस्टम है फॉर कलेक्टिंग ऑफ एप्रोप्रिएट KYC डॉक्यूमेंट्स। आपके पास सिस्टम है इंश्योरेंस कंपनी के पास, जब क्लेम की वेरिफिकेशन हो रही है तब ये देखेंगे। ठीक है सर। और ये सब होने के बाद में आप ये देखोगे इंश्योर दैट द प्रोसेस क्लेम्स आर अकाउंटेड इन दी सिस्टम प्रॉपर्ली, सिस्टम में अकाउंटेड हुई है कि नहीं। सर रोल ऑफ ऑडिटर बता दो। तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा कलेक्ट करके कहाँ जाएगी सर? इन्वेस्टमेंट ही करेगी ना। हाँ सर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट करके क्या करेगी सर? ये देखेगी कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, चलो मैं इसको याद करने की बड़ी टेक्निक बनाता हूँ सर। SOPयाँ पॉलिसियाँ और कमेटियाँ, क्या SOPयाँ पॉलिसियाँ कमेटियाँ, ऐसे बोलना SOPयाँ पॉलिसियाँ कमेटियाँ, SOPयाँ पॉलिसियाँ कमेटियाँ क्या करेगी सर? जो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर स्ट्रक्चर है ना उसका रेगुलेशन और प्लान बताएगी। जो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसका रेगुलेशन और उसका प्लान बनाएगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसका रेगुलेशन और उसका प्लान बनाएगी। अब आओ सारे पॉइंट याद कर लेते हैं।
पहले मैंने दिखाया था सर एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सर आपके पास रिव्यू करो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है क्या, रिव्यू द इंश्योरर एसओपी, इंश्योरर्स एसओपी विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आईआरडीए, जो आईआरडीए ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो रेगुलेशंस के हिसाब से एसओपी बनाई वो है कि नहीं, और रिक्वायर्ड एंड आर रिक्वायर्ड टू कवर द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोसेस, वो जो सारा पॉलिसी आप इतना ही लिखना है, इससे एसओपी है कि नहीं है, जिसमें विच आर प्रिस्क्राइब्ड, रिव्यू द इंश्योरेंस एसओपी, इंश्योरर का एसओपी रिव्यू करेंगे विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आईआरडी, जो आईआरडी ने प्रिस्क्राइब की, बस इतना। सर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब इनका इंश्योरर का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगा तो उसको रिव्यू कर लेंगे। सर कमेटी बनी होगी, हाँ तो कमेटी में क्या रिव्यू कर लेंगे, सर इनका फंक्शनिंग स्कोप एंड मिनट्स, फंक्शनिंग स्कोप एंड मिनट मतलब सर फंक्शनिंग स्कोप और मिनट्स। अब सुनो सर, रेगुलेशन और प्लान बताए थे, प्लान किसका सर, डिजास्टर रिकवरी का, बैकअप का, कंटीजेंसी का, डिजास्टर रिकवरी का, बैकअप का और कंटीजेंसी का। अब सर एक और बताया सर आपने, रेगुलेशन भी बताया था, हाँ सर रेगुलेशन बताया था, तो कंप्लायंस ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, जो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन आईआरडीए ने बताया ना उनसे आपका कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखो एसओपियाँ, पॉलिसियाँ और एसओपियाँ, पॉलिसियाँ और कमेटियाँ, एसओपी है कि नहीं आईआरडीए के हिसाब से उसको रिव्यू कर लेंगे, इंश्योरर का जो पॉलिसी है ना इन्वेस्टमेंट का वो रिव्यू कर लेंगे, एसओपियाँ और ऑडिट जो मतलब कमेटी, जो कमेटी बनी है ना इन्वेस्टमेंट कमेटी, तो इन्वेस्टमेंट कमेटी में क्या देखेंगे सर, फंक्शनिंग स्कोप और मिनट्स, फंक्शनिंग स्कोप मिनट्स इनका रिव्यू कर लेंगे। जी सर। अब प्लान में डिजास्टर रिकवरी, बैकअप, कंटीजेंसी क्या प्लान है इनका वो रिव्यू कर लेंगे। और सर एक लास्ट में बच्चा सर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे, रिव्यू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। सर इसको रिव्यू क्यों करेंगे, क्योंकि देखेंगे एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, एग्रीगेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं। सर क्लियर, हाँ जी सर क्लियर। कमीशन पेएबल टू एजेंट बता दो सर, कमीशन पेएबल, कमीशन देना है तो क्या देना है सर इसका 5 सी है, क्या है सर 5 सी, कंप्लीटनेस ऑफ कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम। सर क्या है, सी से कंप्लीटनेस, सर सी से क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ कमीशन जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसका कंप्लीटनेस। जी सर समझ में आ गया। सर अगर आपकी पॉलिसी कैंसिल हो गई तो आपका क्या हो गया, चेक वेदर कमीशन इज क्लोड बैक, आपका पॉलिसी कैंसिल, पैसे तो जा चुके ना आपने, कमीशन तो जा चुका ना, वो कमीशन आपको क्लोड बैक हो जाना चाहिए। सर दूसरा क्या है, कमीशन जो पे हुआ है ना, कमीशन जो पे, कमीशन पेड, सी मतलब कमीशन पेड, सी मतलब कंप्लीटनेस, सी मतलब क्लोड बैक। सर कमीशन जो पेड हुआ है वो लिमिट में होना चाहिए, हाँ सर ये तो हमको बचपन से पता। सर एक बात बताओ, जो कमीशन पेमेंट सिस्टम है, मतलब आप जो कमीशन पेमेंट सिस्टम है ना वो सिंक होना चाहिए प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम से। सर प्रीमियम आ रहा है तभी तो कमीशन उनका जा रहा है, तो ये प्रीमियम और कलेक्शन सिस्टम, कमीशन का प्रीमियम का और पेमेंट का, कमीशन पेमेंट सिस्टम का, कमीशन का जो पेमेंट सिस्टम, कमीशन जो पे हो रहा है और जो प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है, तो वो दोनों सिंक होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप रिव्यू कर लोगे। और एक लास्ट में कैलकुलेशन हो रही है सर किसकी, प्रीमियम की, सॉरी कैलकुलेशन हो रही है कमीशन, क्योंकि हम कमीशन पढ़ रहे हैं, तो जो कमीशन जो कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, तो देखो सिस्टम जो स्टेब्लिश किया ना इंश्योरेंस कंपनी ने, रिव्यू द सिस्टम स्टेब्लिश बाय द इंश्योरर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू एलिजिबल एजेंट्स, क्या हो रहा है, एक्यूरेटली और प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्यूरेटली और प्रोसेसिंग हो रही है टाइमली मैनर में। सर एक बार फिर से बताओ ना, बहुत जल्दी बोल दिया। कमीशन पेएबल टू एजेंट, सर आप देखोगे कंप्लीटनेस हो रही है, कंप्लीटनेस क्या, जो आपके कमीशन का प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी कंप्लीटनेस, याद रहेगा सर, सी फॉर कंप्लीटनेस ऑफ कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम, सर याद रहेगा। दूसरा पॉइंट बताओ तो सर दूसरा पॉइंट है क्लोड बैक, अगर आपकी कमीशन क्लोड बैक हो जाता है जब पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, सर ये भी समझ में आ गया। सर सी फॉर कमीशन पेड अगर किया तो लिमिट में होना चाहिए। सर एक बात बताओ, कमीशन का पेमेंट करना है, कमीशन का पेमेंट तभी होगा ना जब प्रीमियम का कलेक्शन होगा, मतलब प्रीमियम कलेक्शन के बेसिस पे तो कमीशन का पेमेंट होगा, तो ये दोनों सिंक होना चाहिए। जी सर। सर एक बात बताओ तो इनका रिव्यू करेंगे सिस्टम, सर सिस्टम किसका, इनका रिव्यू करेंगे सिस्टम, वो सिस्टम जो कैलकुलेट करता है कमीशन, कैलकुलेट करता है कमीशन एक्यूरेटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइमली प्रोसेसिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस, क्लियर है। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझा दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होता है, एनी मेजर एक्सपेंस, एनी मेजर एक्सपेंस मतलब 5 लाख या एक्सेस ऑफ 1% ऑफ नेट प्रीमियम। एक सेकंड रुक जाते हैं, हाँ जी सर आओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस है ना, तो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर अगर कोई भी मेजर एक्सपेंस हुआ है, मेजर एक्सपेंस मतलब 5 लाख और 1% ऑफ नेट प्रीमियम, विच एवर इज हायर, मेजर है तो हायर है, मेजर है तो हायर है, विच एवर है तो उनको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, 5 लाख या 1% ऑफ नेट पर प्रीमियम, विच एवर इज हायर तो उनको अलग से दिखाओ, ठीक है सर। सर अब क्या करेंगे, इनका पहले ना एक्सपेंस को सारा को एग्रीगेट करेंगे, फर्स्ट आर एग्रीगेटेड, फिर क्या करेंगे इनको एलोकेट अपोर्शन करेंगे। सर अपोर्शन किस में करेंगे, रेवेन्यू, पहले अलग अलग रेवेन्यू होंगे तो उनको पहले सारा एक्सपेंस मतलब एक जगह एग्रीगेट कर लिया, फिर उनको अलग अलग अपोर्शन कर देंगे। सर अपोर्शन कैसे करें, अकाउंटिंग पॉलिसी के तो बनी होगी ना सर, हाँ अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से इनका बेसिस अपोर्शनमेंट हो जाएगा, वो इंडिकेट करता है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। और सर क्या लेंगे, एक सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, इसके अलॉन्ग विद एक सर्टिफिकेट लेंगे कि एक्सपेंस ऑफ ए मैनेजमेंट,
जो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू अकाउंट्स में डेबिटेड हो चुके हैं एज ए एक्सपेंस। ठीक है सर, एक तो सर्टिफाई, एक तरह से सर्टिफिकेट ले लेंगे, मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मतलब लिखवा के ले लेंगे कि भाई साहब आपने जो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है ना वो सारे के सारे, मतलब जो आपने एक्सपेंसेस किए ना ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट दैट ऑल एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो सारे मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अकाउंट्स में डेबिट हो चुके हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी इजी। सर एक लास्ट वाला पॉइंट बता दो सर, जो 14 हेड्स में नहीं कवर्ड है, ये शेड्यूल 3 में 14 हेड्स है उनमें ही नहीं कवर्ड है, तो इसको डिस्क्लोज कर देंगे अंडर द हेड अदर्स, अदर्स वाले हेड्स में डिस्क्लोज कर देंगे। सर लास्ट बचा इसका सर, हाँ ये लाइफ इंश्योरेंस का लास्ट है। सर ये बताओ तो प्रीमियम का सर, जो इतना सर पैसा जहाँ से आ रहा है उसका तो ऑडिट बताया नहीं, तो उनका ऑडिट कैसे करेंगे सर? सुनो, पहले कैलकुलेशन होता है प्रीमियम का, फिर कलेक्शन हो जाता है। सर कैलकुलेशन और कलेक्शन, हाँ जी सर कैलकुलेशन और कलेक्शन, जब कैलकुलेशन और कलेक्शन हो गया तो या तो उसका इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे हाथों हाथ, या फिर वो एडवांस चल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अभी अगर उसका रिस्क बाद में चालू हो रहा है तो उसको एडवांस में मानते हैं, तो उसको जब से चालू होगा तब से एडवांस में उसका चालू है। उसके बाद में रिपोर्टिंग कर देंगे। रिपोर्टिंग किसको करेंगे? IRDA को ही करेंगे इसमें, और मैनेजमेंट को करेंगे। सर रिपोर्टिंग हो गई तो अदर एरियाज देख लेंगे। ठीक है सर, प्रीमियम के 5 पॉइंट आप फिर से बताना। फिर से बताता हूँ मैं ही, आप तो क्या बताओगे? सुनो, अकाउंटिंग ऑफ प्रीमियम में क्या आप ऑडिट करोगे? अकाउंटिंग ऑफ प्रीमियम में देखोगे कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। कलेक्शन ऑफ प्रीमियम में आप क्या देखोगे कि पहले पॉइंट याद करा दो सर, कलेक्शन और कैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम और कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, ये दोनों हो गए तो अकाउंटिंग होगी। या अकाउंटिंग किसकी? इनकम रिकॉग्निशन ऑफ इनकम की, या रिकॉग्निशन ऑफ इनकम हो जाएगी, या एडवांस है तो अकाउंटिंग ऑफ एडवांस प्रीमियम हो जाएगी। सर उसके बाद रिपोर्टिंग करेंगे मैनेजमेंट को या IRD को, और अदर एरियाज देखेंगे। वेरी वेरी सिंपल। आओ इसके अंदर पॉइंट्स भी याद करा देता हूँ। सर एक बात बताओ तो कलेक्शन ऑफ प्रीमियम में बताओ तो जो प्रीमियम कलेक्ट हो ना सेपरेट बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, अलग सबका, मतलब जो प्रीमियम कलेक्शन है उसका अपना अलग से अकाउंट होना चाहिए, और उससे कोई विड्रॉल नहीं होना चाहिए। जनरल खर्चा सर, चाय कॉफी कुछ भी जनरल, मतलब नॉर्मल खर्चा भी हो रहा है, कुछ छोटे मोटे जनरल एक्सपेंडिचर होते हैं, जनरल एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उनके लिए नहीं होना चाहिए। सर रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस होना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस किस चीज़ का होना चाहिए? सर अमाउंट कलेक्टेड, जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है सर उसको सिस्टम में डाला, ये सिस्टम है सर, अमाउंट कलेक्ट किया सिस्टम में डाला और फिर उसको डिपॉजिट करना है बैंक में। अमाउंट कलेक्टेड एंटर्ड इनटू द सिस्टम और डिपॉजिटेड इन बैंक, इसके अंदर रिको होना चाहिए सर, रिको है सर। तो फिर एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म होना चाहिए सर। अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म किस चीज़ का? कि जो कलेक्शन है ना वो डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक में टाइमली मैनर्स में, जो कलेक्शन है वो डिपॉजिट हो रहे हैं टाइमली मैनर्स। सर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम में क्या सर, आपका प्रीमियम कैलकुलेट होना चाहिए और ड्यू डेट कैलकुलेट करना चाहिए। आप तो आप ऐसा, आपका अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो चेक करो दैट अकाउंटिंग सिस्टम कैलकुलेट प्रीमियम अमाउंट एंड रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स करेक्टली कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना गाइस? चेक दैट सिस्टम, जो सिस्टम आपने इंप्लॉय किया ना, जो सिस्टम लगाना है ना कैलकुलेशन में, वो सारे प्रीमियम मोड्स कैलकुलेट करेगा। अलग अलग प्रीमियम मोड्स होंगे ना, अलग अलग, मतलब रेवेन्यू के तो अलग अलग मोड्स, प्रीमियम के भी अलग अलग मोड्स होते हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रीमियम मोड सारे के सारे वो सही से कैलकुलेट कर रहा है। ये आपने आप जो सिस्टम एम्प्लॉय किया ना उसको चेक करो कि आपका सिस्टम, एक तो अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो आपका प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है और एक ड्यू डेट सही से कैलकुलेट कर रहा है, और ऑल टाइप ऑफ प्रीमियम मोड्स कैलकुलेट कर रहा है। वेरी क्लियर सर। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगे सर? इनकम इज रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ इशूड पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसीज इशूड होती है उसके ऊपर आपकी इनकम रिकॉग्नाइजेशन होती है, अंडर राइटिंग डेट्स पे नहीं होती। जी सर, नॉट ऑन अंडर राइटिंग डेट्स। तो सर इसका मतलब हमारे पास एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए कि करेक्टली एलोकेट हो जाए कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिसी। क्या एलोकेट हो जाए? सो प्रीमियम है ना, उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसको कलेक्ट हो जाए। सुनो फिर से, चेक दैट इनबिल्ट मैकेनिज्म क्या है? दैट द प्रीमियम कलेक्टेड आर करेक्टली एलोकेटेड टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिसी। जो कंपोनेंट्स है ना पॉलिसीज के वेरियस कंपोनेंट्स, उसमें एलोकेट हो जाए जो प्रीमियम आपने रिसीव किया। वेरी सिंपल है। और रिको बना लेंगे सर। रिको किस चीज़ का बनाएंगे? मतलब इसमें बस यही बोला कि रिको बना लेंगे। ठीक है सर। एडवांस प्रीमियम मिल रहा है सर, तो क्या होना चाहिए? एडवांस प्रीमियम मिल रहा है तो आप ये एक चीज़ चेक कर लो कि आपका सिस्टम इतना कैपेबल है कि आइडेंटिफाई कर रहा है रेगुलर क्या है और एडवांस प्रीमियम कौन सा है। रेगुलर प्रीमियम और एडवांस प्रीमियम को फटाक से आइडेंटिफाई कर रहा है। और सर दूसरा क्या होना चाहिए? आप भी लोग सोचो, अगर आपका एडवांस प्रीमियम जा रहा है, मतलब जो प्रीमियम आया वो एडवांस प्रीमियम में उनके अकाउंटिंग, मतलब उनका हो गया सिस्टम में गया कि ये एडवांस प्रीमियम, तो जब आपका उसका ड्यू हुआ तो अपने आप उसको अप्लाई कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट पढ़ो सर प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एडवांस प्रीमियम। जो एडवांस प्रीमियम है ना, तो आपके वो सिस्टम हम लोग चेक करेंगे। चेक बता देते देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एडवांस प्रीमियम इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जब प्रीमियम ड्यू हो गया तो वो एडवांस अपने आप अप्लाई हो जाना चाहिए। सर बहुत ईजी है सर, हम लोग को पहले तो ये ईजी नहीं लगता था, कोई नहीं अब लगेगा। सर रिपोर्टिंग ऑफ प्रीमियम, अब प्रीमियम फिगर्स है ना सर, जो प्रीमियम के फिगर्स है तो मैं आपको रिपोर्ट करना है IRD को। हाँ सर, तो उसमें क्या ऑर्डर क्या देखेगा कि सर देखेगा मेथोडोलॉजी क्या है, MIS जनरेट हो रहा है उसमें मेथोडोलॉजी क्या है सर। ठीक है, और मेकर चेकर है कि नहीं है, MIS फाइनल होने से पहले मेकर चेकर नहीं है, और एक रिकंसिलेशन प्रोसेस, ये ध्यान से सुना, रिकंसिलेशन प्रोसेस होना चाहिए प्रीमियम इनकम में और
प्रीमियम इनकम एज पर फाइनेंशियल्स में और एज पर रिपोर्टेड में, ये रिपोर्टेड को भी आप लोग हाईलाइट करना, क्या होना प्रीमियम इनकम है और एज पर फाइनेंशियल्स, प्रीमियम इनकम एज पर फाइनेंशियल और जो रिपोर्ट है उसमें अंदर रिको बनना चाहिए, ठीक है। उसका रिकंसिलेशन तो चेक वेदर है क्या रिकंसिलेशन प्रोसेस। सर अदर एरिया बताओ, तो अदर एरिया में लिख लो एसओपी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एसओपी है सर, डीओ है मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, और एसओडी सर मतलब एग्रीगेट सेग्रीगेशन मतलब एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं। सर 5 पॉइंट फिर से बताना सर, कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम, कलेक्ट करेंगे प्रीमियम, अगर इनकम हुआ है मतलब इनकम रिकग्निशन हो जाएगा या एडवांस प्रीमियम हो जाएगा, रिपोर्ट कर देंगे आईआरडीए और मैनेजमेंट को। और अदर एरिया में पड़ा एसओडी सर एग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, डीओ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और एसओपी बननी चाहिए एसओपी, ठीक है गाइस। अब ये आपका लाइफ इंश्योरेंस का खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंश्योरेंस। अभी ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी करते हैं। ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में सर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्या जनरल इंश्योरेंस होते कैसे सर, जो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के होता है ना सारा जनरल इंश्योरेंस। सर फॉर एग्जांपल तो स्टॉक इंश्योरेंस करा लिया, फायर का इंश्योरेंस करा लिया, मैरिन का करा लिया, मेडिकल का करा लिया, ट्रेवल का करा लिया। सिंपल भाषा में देखना, जो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के है ना वो सारे जनरल इंश्योरेंस में, बाकी थंबनेल देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो। सर वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम इसमें भी करना पड़ेगा, हाँ सर इसमें भी वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम करना पड़ेगा। सर इसमें क्या क्या चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल। क्या चेक करेंगे सर, इंटरनल कंट्रोल किससे, कलेक्शन और रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग और कलेक्शन हो रहा है ना प्रीमियम का, उसका इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। सर इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे तो ब्रॉडली रिव्यू करेंगे। ब्रॉडली रिव्यू क्या करेंगे, पूरा सिस्टम ही रिव्यू कर देंगे। सर किस किस से रिलेटेड होना चाहिए वो, सर जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, अंडर राइटिंग हो रहा है और इशू हो रहा है पॉलिसी, उसका पूरा सिस्टम ही हम लोग देखेंगे। सर अभी जो बाद में लिखा हुआ क्या अभी वो सुनो। सर इनका क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, किसका, इंश्योरेंस कंपनीज का बड़ा सिस्टम होता है, तो इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। ओवरऑल आर्किटेक्चर समझेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, तो एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, डेटा फ्लो। क्या डेटा फ्लो, ये डेटा फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे फ्लो हो रहा है। सर तीसरा पॉइंट कुछ नहीं है सर, रेवेन्यू रिकग्निशन को इंश्योर करेगा ऑडिटर। देखो द ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स इंश्योरिंग दैट द प्रीमियम रिलेटेड टू द रिस्क इंसेप्शन। रिस्क इंसेप्शन मतलब रिस्क स्टार्ट, जैसे रिस्क स्टार्ट और अगर आपको उसका प्रीमियम रिसीव हुआ तो आप उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन कर लोगे, इनकम रिकग्निशन कर लोगे, सॉरी रेवेन्यू मतलब इनकम रेवेन्यू सेम रिकग्निशन कर लोगे। और अगर नहीं हुआ, अगर मतलब अभी उसका रिस्क बाद में स्टार्ट होने वाला है, रिस्क इंसेप्शन पे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, तो और प्रीमियम रिसीव हो गया तो उसकी प्रीमियम की एडवांस होगी, एडवांस अकाउंट होगा उसका, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे अकाउंट होगा और उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। सर ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले अपने पॉइंट्स फ्लो में याद करते हैं ना और समझते भी है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या सर, तो वेरीफाई दैट द कलेक्शन लॉस्ड बाय द एजेंट्स। सर जो कलेक्शन लॉस्ड हुए ना एजेंट के द्वारा, सर कलेक्शन तो लॉस होती रहती है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी बैलेंस शीट के बाद में हुए, सर बैलेंस शीट के बाद में हुए तो ऑडिटर क्या देखेगा कि देखो क्या कलेक्शन कोई भी वेदर एनी कलेक्शन प्रिटेंड टू रिस्क कमेंसिंग फॉर द ईयर ऑडिट, कोई ऐसा कलेक्शन है जिसका रिस्क प्रिटेंड करता है जो ईयर अंडर ऑडिट है उससे रिलेटेड है। सर इसमें दूसरा क्या है, प्रीमियम अगर रिकॉर्डेड हुआ ना ग्रॉस, पहले अगर प्रीमियम ओरिजिनली रिकॉर्ड किस पे होगा सर, ग्रॉस फिगर पे ही होगा, उसमें यूआरआर मतलब अनएक्सपायर्ड रिस्क और री इंश्योरेंस का बाद में देखेंगे, ठीक है। और अब देखो एक घटना ये हो गई कि बाद में लॉस्ड हुए कलेक्शंस आफ्टर बैलेंस शीट। दूसरी घटना क्या हुई सर, जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ था ना सर उसका पॉलिसी कैंसिल हो गया। सर प्रोविजनल द प्रीमियम रिसीव ओरिजिनली हैज बीन रिफंडेड, जो प्रीमियम ओरिजिनली रिसीव हुआ था वो रिफंड हो गया, तो मतलब कमीशन भी मिला दिया होगा हमने तो वो भी तो वापस लो। सो एजेंसी कमीशन हैज बीन रिकवर्ड, एजेंसी कमीशन रिकवर्ड हो गया। सर अगला पॉइंट क्या है सर, जीएसटी चार्ज कर लिया, प्रीमियम है सर जीएसटी चार्ज होगा, हाँ सर जीएसटी चार्ज कर लिया, और जो जीएसटी कलेक्टेड है बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट है करंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे, ठीक है सर। सर एक बात और सुन लो, लास्ट वाला पॉइंट, अगर पैसे कलेक्ट हो गया एजेंट से तो हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, अगर कलेक्ट हो गया तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंपनी ने रिसीव कर लिया, ठीक है सर। अब एक बात सर, द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन इशूड, इन केसेस में पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूज नहीं होने चाहिए। सर ये नहीं हुए हैं ये भी देखेगा, ये नहीं इशू होने चाहिए और नहीं हुए हैं ये भी देखेगा, कौन देखेगा, ऑडिटर। सर कब कब ये क्वेश्चन आता है सेपरेटली, तो उसको भी ध्यान रखना। सर प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुआ तो पॉलिसी किस बात की दे, सर प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुआ, सर प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुआ, प्रीमियम वेयर कलेक्टेड, कैसे, चेक बोला चेक दे दिया कलेक्ट हो गया, सर चेक दिया पर चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो क्यों पॉलिसी दें, पॉलिसी इशू नहीं होनी चाहिए। सर नॉट कलेक्टेड इमीडिएटली कलेक्ट नहीं होता, गोली देखेगा, गोली मतलब सर कैश डिपॉजिट और बैंक गारंटी देखेगा, बोलो कैश डिपॉजिट करा दूंगा और गारंटी दे दूंगा, गारंटी देगा, पर गारंटी शॉर्ट हो गई, कैश डिपॉजिट शॉर्ट हो गए और बैंक गारंटी एक्सपायर हो गई, तो पॉलिसी किस बात की दे, नहीं देंगे। सर अगर आपका, हाँ तीनों पॉइंट हो गए,
ठीक है सर। डी पॉइंट, सर पॉलिसी वी आर नॉट कलेक्टेड, प्रीमियम वी आर नॉट कलेक्टेड, प्रीमियम कलेक्ट ही नहीं किया हम लोग ने, क्यों सर? रिस्क कवरेज बढ़ा दिया उन्होंने, बोला ये रिस्क तो प्रीमियम भी अलग चार्ज होगा, तो उसके वजह से कलेक्ट नहीं होता। तो पॉलिसी किस बात की दें भाई? इंस्टॉलमेंट आपको देनी थी, इंस्टॉलमेंट भी आपने वी आर नॉट कलेक्टेड ऑन टाइम, इंस्टॉलमेंट कलेक्ट नहीं हुई टाइम पे। और लास्ट पॉइंट देखो, प्रीमियम वी आर कलेक्टेड बट पॉलिसीज वी आर नॉट इशूड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंड हो गया पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं होगा, क्यों इशू वो देंगे, पॉलिसी नहीं करेंगे इशू। आपको समझ में आ गया? वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम। फिर से बोल देता हूँ सर, इंटरनल कंट्रोल देंगे, फिर पूरा रिव्यू कर लेंगे सिस्टम, रिव्यू कर लेंगे सिस्टम, उसके बाद में इनकम रिकॉग्निशन, मतलब जो प्रीमियम रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, प्रीमियम इनकम रिकॉग्निशन है, उस हिसाब से रिकॉग्निशन कर लेंगे। सर दो घटना घटी, दो घटना क्या घटी सर? बैलेंस शीट डेट के बाद में कलेक्शन लॉस हुए और प्रीमियम जो हम लोग जो पॉलिसीज हम लोग ने इशू कर दी थी उसका रिफंड करना पड़ा क्योंकि कैंसिल हो गई। तो जो प्रीमियम ओरिजिनली रिसीव हुआ था वो उसको रिफंड करना पड़ा, तो एजेंसी का जो कमीशन था वो भी हमने रिकवर कर लिया गया। फिर जीएसटी लगा देंगे और सर जैसे ही पैसे आए कलेक्ट हो गए तो देख लो कंपनी के पास रिसीव हो गए एज क्विकली एज पॉसिबल। सर क्लेम्स का बताओ ना, क्लेम्स मतलब जनरल इंश्योरेंस में क्लेम्स में तो इसमें आग लग जाती है तो वो लाके चेक करते हैं, तभी तो उसके बाद पूरा सर्वे वगैरह होता है। ठीक है सर, तो इसमें इनको कुछ रजिस्टर और रिकॉर्ड्स बनाने पड़े। द फॉलोइंग रजिस्टर जनरली पिपरेड, ये सारे पिपरेड होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम। कौन सा सर? क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर, क्लेम को इंटीमेट करेंगे, हाँ सर। फिर क्लेम को पे करेंगे, हाँ सर। कहाँ से करेंगे? बैंक से। तो डिसबर्समेंट होगा, क्लेम से डिसबर्स होगा तो क्लेम डिसबर्स बैंक बुक रखा जाएगा सर। एक क्लेम डॉकेट, डॉकेट मतलब उसमें सारा होगा, पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट है सर, पुलिस है, सर्वे रिपोर्ट है, फोटोग्राफ जो डैमेज वगैरह हुआ है, रिपेयर कुछ हुआ है तो रिपेयर बिल है सर, स्लेवेज रिपोर्ट है तो वो देंगे सर। कुछ डिस्चार्ज वाउचर इशू है, क्लेम डिस्चार्ज वाउचर्स, वो सारे क्लेम डॉकेट में डाल देंगे सर। इंटीमेट किया, पे कर दिया, इंटीमेट किया, पे कर दिया, डिसबर्स तो पे कहाँ से? बैंक से, तो डिसबर्स बैंक बुक होगी सर। एक साथ में डॉकेट लगा के देना। अब सर दो रिपोर्ट्स, एक तो रिपोर्ट एक रजिस्टर। एक रिपोर्ट क्या? क्वालिटी एश्योरेंस टीम का रिपोर्ट और स्लेबस रजिस्टर सर। अब एक वेरिफिकेशन क्या? दो है, प्रोविजन ऑफ क्लेम। अगर आप देखो इसको ना ऐसे रटना नहीं, इसको अगर आप पढ़ोगे ना, इतना ईजी लैंग्वेज में लिखा है तो, और उसके कोई टेक्निक वेक्निक मत बनाओ, इसको पढ़ो आपको याद रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम पेड और प्रोविजन ऑफ क्लेम्स। यार प्रोविजन मतलब उसमें जो बेसिक चीज़ें लिखी हुई वो तो याद रहेगी ना हम लोग को। वेरीफाई करना है प्रोविजन फॉर क्लेम। सर प्रोविजन ऑफ क्लेम्स को कैसे कैसे वेरीफाई करेंगे? सुनो एक बात बताओ तो, इंश्योर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा प्रोविजन बना ले क्या? बेसिक बात बोल रहा हूँ मैं, सुनते जाना। सर प्रोविजन शुड नॉट एक्सीड द इंश्योर्ड अमाउंट, नहीं बनाएंगे सर। सर आपने आईपीसी इंटर में जो पढ़ा होगा सर, ड्यू डेट वो अकाउंटिंग करते थे सर, अंडर इंश्योरेंस होता तो एवरेज क्लोज लगता था। हाँ सर, तो देखो एवरेज क्लोज लगा है इन केसेस देयर इज अंडर इंश्योरेंस। अगर अंडर इंश्योरेंस मतलब पूरा इंश्योरेंस नहीं लिया, उसके पास लगी आग, उसके 16 लाख की 17 लाख का स्टॉक, 17-16 लाख का स्टॉक और इंश्योरेंस ने 10 लाख का ही ले रखा था, तो अंडर इंश्योरेंस में वो एवरेज क्लोज लगा के उसकी इंश्योरेंस डिस्बर्स होती थी। ये आपने ड्यू मतलब आईपीसीसी में एक ड्यू डेट्स कैलकुलेट करके वो करते थे ना। अब फोर्थ में पढ़ो, प्रोविजन बना, ये कितना कंसेप्ट वाला पॉइंट है, सुनो। प्रोविजन शुड बी नेट ऑफ पेमेंट, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसका काट के प्रोविजन बना, सिंपल है यार, इसमें क्या है। और अगर कोई इंश्योरेंस सिचुएशन है, मतलब आपने प्रोविजन बना रहे हो, आपने मतलब दो लोगों ने मिलकर इंश्योरेंस लिया तो आपको उसके अपने हिस्से का तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना। एंटिसिपेटेड कंपनीज का शेयर एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी में कुछ होगा तो उसका भी प्रोविजन बना लेना। और ये क्लेम प्रोविजन बनाते समय एस्टिमेटेड वैल्यू का भी कंसिडर कर लेना। सर ये वाला पॉइंट देखो, प्रोविजन शुड ओनली इंक्लूड क्लेम्स वेयर इट इज लीगली लाइबल। सर लीगली जब कैसे लाइबल होगा? लीगली लाइबल कैसे कब होगा? सर सुनो, रिस्क वाज कवर्ड बाय द पॉलिसी, अगर रिस्क कवर्ड है तभी लीगली लाइबल है। सर रिस्क तभी अराइज हुआ है जो पीरियड था सर, पीरियड फॉर विच कंपनी वाज नॉट द क्लेम, उस पीरियड में क्लेम अराइज नहीं होना चाहिए जिस पीरियड में का कवर ही नहीं था, तो उसमें तो नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें हुआ जिस पीरियड में क्लेम था तो हम लोग लीगली लाइबल है। तो और द लॉस और इवेंट of the loss event or the nature of loss is not excluded from the, जो लॉस हुआ है ना, जो इवेंट हुआ वो कवर्ड ही नहीं था, तो अगर इज नॉट एक्सक्लूडेड, अगर एक्सक्लूडेड नहीं है तो कवर करेगा। सिंपल है यार, कुछ नहीं है। फिर से बताऊं, लीगली लाइबल होगा तब, और सर इंश्योर्ड अमाउंट से एक्सीड मत करना, एवरेज क्लोज लग जाएगा, प्रोविजन बना रहे हो नेट ऑफ पेमेंट करना अगर पेमेंट हुआ है तो, और को इंश्योरेंस वाला पॉइंट और सिलेबस वाला पॉइंट। सर क्लेम पे कर दिया, अब ये सुनो, अगर क्लेम पे कर दिया सर 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए। सर कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लास्ट डॉक्यूमेंट, जो लास्ट डॉक्यूमेंट चाहिए था ना आपको, क्लेम वेरिफिकेशन वगैरह, लास्ट डॉक्यूमेंट मिल गया, अब तो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर पाए। अगर नहीं किया तो IRD के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। सर क्लेम्स पेड हो गई पर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ, क्लेम्स आर नॉट पेड, सॉरी क्लेम किस बात का पे करें? ऊपर ही पड़ा ना 64(5)(b) में, 64(5) में, कि अगर हम लोग का रिस्क ही एज्यूम नहीं होता जब तक प्रीमियम रिसीव नहीं होता, तो अगर प्रीमियम पे रिसीव ही नहीं होता क्लेम का पैसा कहाँ से दे? क्लेम्स आर नॉट पेड, ये प्रीमियम आर नॉट रिसीव। बेसिक पॉइंट है सर, अगर क्लेम पे कर रहे हो तो ड्यूली सैंक्शन होना चाहिए। हाँ सर,
क्लेम पेमेंट्स हैव बीन ड्यूली सैंक्शन, कुछ नहीं है बड़े, ड्यूली सैंक्शन हो जाना चाहिए, और जैसे ही सैंक्शन हो गया उसके बाद उसको मिल गया तो वो क्या करेगा, एक्नोलेज कर लेगा, ड्यूली एक्नोलेज बाय दी क्लेमेंट। सर पेमेंट मेड, अब सुनो ये 4th 5th 6th पॉइंट सुनो। 4th 5th में क्या है सर, पार्शियल पेमेंट हुआ है, इसमें क्या हुआ है, फाइनल सेटलमेंट हुआ है, और इसमें सर को इंश्योरेंस अरेंजमेंट है। सर अगर पार्शियल सेटलमेंट हुआ है तो ड्यूली वाउच, ठीक है सर समझ में आ गया। अगर फाइनल सेटलमेंट हो गया ना तो अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट दे दो। सर अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट मतलब, सर अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट मतलब ये कह दो कि देखो इधर देखो, नॉट इन्वॉल्विंग कंपनी इन एनी फर्दर लाइबिलिटी, आगे के कोई भी लाइबिलिटी में हमारा कोई हक नहीं, अब तुम हमको अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट दे दो, बात खत्म। सर को इंश्योरेंस में अगर आप पे कर रहे हो तो अब बुक क्लेम उतना ही बुक करो ना जितना आपको अपना शेयर है, दूसरे का तो उसमें बैलेंस डेबिट कर दो कि वो दूसरा से देंगे या लेंगे, जो भी होता है देंगे या लेंगे, मतलब समझे कि अगर फुल पेमेंट हम कर रहे हैं तो उसे ले लेंगे ना, तो हमारा तो डेबिट बैलेंस हो गया ना, डेबिट टू अदर इंश्योरेंस कंपनी, सिंपल। और अगर स्लेवेज रिकवर्ड हुआ है तो ड्यूली अकाउंट हो जाना चाहिए। बहुत ईजी पॉइंट है, रीड करो, अपने आप लिख दोगे 4-5 पॉइंट। कमीशन, सर इसमें भी कमीशन और ब्रोकेज, ऊपर कमीशन में सर सी था, कंफ्यूज मत होना। सर यहाँ नीचे क्या है, सर इधर लिख लो, कमीशन में ज़्यादा नहीं देने का, क्या लिखना, ज़्यादा नहीं देने का, ज़्यादा नहीं देने मतलब नॉट पेड इन एक्सेस, क्यों, तो फिर क्या करने का सर, जो एज पर रेट है उसी के हिसाब से देने का, ठीक है सर। और उन्हीं को देने का, किन को देने का सर, एजेंट और ब्रोकर जिन्होंने बिजनेस सॉलिसिट किया, ठीक है सर, जिन्होंने, उनको मत देना जो ब्लैक लिस्टेड, IRDA रेगुलेशन जो ब्लॉक IRDA ने जिनको टर्मिनेट कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, उनको नहीं करना। सर वाउचर जो बने ना पेमेंट के ऑथराइज होने चाहिए, और TDS कट होना चाहिए, और करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट, टेस्ट चेक कर लो कि करेक्टनेस ऑफ अमाउंट हुआ है कि, ठीक है। ज़्यादा नहीं देने का लिख लो, ज़्यादा नहीं देने का क्यों, नॉट पेड इन एक्सेस, तो फिर क्या सर लिमिट में, मतलब रेट पे, पेड एज पर रेट किसको पे होना चाहिए सर, एजेंट ब्रोकर जिन्होंने बिजनेस सॉलिसिट किया उनको नहीं, जिन्होंने, जो ब्लैक लिस्ट है, वाउचर्स ऑथराइज होने चाहिए, TDS कट जाना चाहिए, इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ एप्लीकेबल है, और आप टेस्ट चेक कर लो अमाउंट, करेक्टनेस ऑफ अमाउंट। सर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम और एजेंट बैलेंस समझा दो सर, बहुत ये सुनो, ये ध्यान से सुनो, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम और एजेंट बैलेंस का वेरिफिकेशन कैसे होगा सर, इंक्वायर करो, कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीमियम आउटस्टैंडिंग पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस, उनका रीजन क्या है, इंक्वायर करो रीजन क्यों पेंडिंग पड़ा है, और एग्जामिन द रीजन फॉर पॉलिसी नॉट बीइंग इशूड, पॉलिसियाँ क्यों इशूड नहीं हुई है, और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एडजस्ट क्यों नहीं हुए, ये आप लोग इंक्वायर करो। दूसरा क्या है, कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस को स्क्रूटनाइज करो, उनके नेचर्स को भी इंक्वायरी करो। सर इनऑपरेटिव बोले, इनऑपरेटिव, और देखो एक तो इनऑपरेटिव है और एक ओल्ड बैलेंस है, तो इनऑपरेटिव बैलेंसेस को एग्जामिन करो और उनका ट्रीटमेंट क्या है। सर रीजन क्या है, आप ओल्ड बैलेंस को रिटेन कर रहे हो, 4th पॉइंट देखो, एग्जामिन द रीजन फॉर रिटर्निंग द ओल्ड बैलेंस, और वेरीफाई करो क्या ओल्ड डेबिट बैलेंस जो विच में रिक्वायर, कोई ऐसा वेरीफाई करो कि ओल्ड डेबिट बैलेंस विच में रिक्वायर प्रोविजन और एडजस्टमेंट। और 6th और 7th देखो, एज वाइज सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लो, एज वाइज सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लो, किसकी सर, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की, एबिलिटी ऑफ बैंक गारंटी। सर चेक वेदर दैट देयर इज अवेलेबल है क्या बैंक गारंटी, किन क्या सर, जो प्रीमियम बैंक गारंटी या प्रीमियम डिपॉजिट्स है हमारे पास आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का, ठीक है। प्लीज़ पढ़ना इसको भी अच्छे से और याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। सर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व मतलब सुनो, सारे के सारे पॉलिसीज तो 31 मार्च को नहीं होते, सब खत्म तो होती नहीं, मतलब सारे के, सिंस इंश्योरर क्लोज दियर अकाउंट ऑन पर्टिकुलर डेट में खाते क्लोज करता है सर, तो पर रिस्क पॉलिसीज ऐसा तो है नहीं कि सारी रिस्क पॉलिसी उसी दिन एक्सपायर हो जाती, कुछ तो एक्सटेंड करती है ना बियॉन्ड जिस दिन से अकाउंट क्लोज में। हाँ सर, तो कुछ अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो आ सकती है ना, बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हो, लाइबिलिटी क्लोज थोड़ी कर रहे हो सर, तो वो अकर होगी रिमेनिंग पीरियड में, हाँ अकर होगी। तो 2 मेथड ऑफ क्रिएटिंग दिस रिजर्व, अब इंटर में हम लोग एडवांस अकाउंट में बनाते थे ना इंश्योरेंस कंपनी, तो अब क्या बना सर, URR बनाना पड़ेगा। एक तो URR बड़ा सिंपल है सर, क्या जितना दिन बचे उनका प्रोपोर्शनेट मेथड से 1/365 डेज करके हम URR बना लेंगे। दूसरा मेथड बता दो ना सर, तो दूसरा में क्या 50% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट, URR डायरेक्टली 50% ऑफ द प्रीमियम बना लो, ठीक है सर, क्लियर, ये चार्ट कंप्लीट। इनकम टैक्स के प्रोविजन में ना कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आर अलाउड टू क्लेम डिडक्शन, कितना फायर और मिसलिनियस में कितना 50% ऑफ नेट प्रीमियम का, और मेराइन इंश्योरेंस में 100%। सर री इंश्योरेंस समझा दो, री इंश्योरेंस बहुत ईजी है। री इंश्योरेंस में क्या होता है, अपना वापस इंश्योरर री इंश्योर करवा लेता है। सुनो, एग्रीमेंट बिटवीन सीडिंग कंपनी कौन है, ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी, सीडिंग कंपनी कौन, ओरिजिनल इंश्योरर, और री इंश्योरर एंड री इंश्योरर और ओरिजिनल सीडिंग के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, और वो क्या करते हैं, पास कर देते हैं स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ रिस्क या लाइबिलिटी, स्पेसिफाइड पोर्शन रिस्क और लाइबिलिटी का पास ऑन कर देते हैं। सर इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, एक ट्रीटी री इंश्योरेंस। पहले से ट्रीटी समझेंगे, फैकल्टी अपने आप याद है, अपने आप समझ में आएगा, अगर पहले फैकल्टी पढ़ेंगे तो
फैकल्टी पहले नहीं समझ में आएगा। सर ट्रीटी एग्रीमेंट क्या है? तो सर ट्रीटी एग्रीमेंट मतलब इसमें एग्री कर लेते हैं कि लिमिट्स में काम करेंगे। क्या? री इंश्योरेंस आर विद इन द लिमिट्स ऑफ द ट्रीटी, जो ट्रीटी है उसके लिमिट्स में काम करेंगे। सर तो इसमें क्या होता है? इसमें पूरा रिस्क कवर होता है। क्या होता है सर? यहाँ देखो, ऑब्लिगेटरी फॉर री इंश्योर टू एक्सेप्ट ऑल रिस्क सॉरी, एक्सेप्ट ऑल रिस्क विद इन दी स्कोप ऑफ दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी के जिस स्कोप में, मतलब जो हम लोग ने रिस्क करना सारे इस बिजनेस रिलेटेड सारे रिस्क, ऐसा नहीं है सर फायर वाला लेगा मैं ये वो, और अगर भूकंप आ गया तो नहीं लेगा, मतलब इसमें सारे रिस्क जो उन्होंने एग्री ट्रीटी में ना सारे रिस्क लमसम कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है सर। ट्रीटीज को दो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रोपोर्शनल और एक नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब कुछ परसेंटेज या कुछ प्री डिटरमाइंड रेशियो में बांट लेते हैं। मतलब ये कैसे बांट लेते हैं सर? सम इंश्योर्ड पे, प्रीमियम और लॉसेस पे, सम इंश्योर्ड प्रीमियम एंड लॉसेस पे। पर नॉन प्रोपोर्शनल पे बेसिस ऑफ लॉसेस पे बांटते हैं, जो बेसिस ऑफ लॉसेस है उसके बेसिस पे बांटते हैं। सर ट्रीटी री इंश्योरेंस समझ में आ गया? पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर वो रिस्क पूरा कवर करेंगे और सारा रिस्क उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ऑल द रिस्क विद इन द स्कोप ऑफ ट्रीटी। सर समझ में आ गया, लेकिन अपने को तो एक ही रिस्क का इंश्योर कराना सर, सारा रिस्क नहीं कराना। तो क्या उसके लिए हम लोग फैकल्टेटिव लेते हैं। ये क्या है? ईच ट्रांजेक्शन इसमें नेगोशिएट होता है इंडिविजुअली। और सुनो, कॉन्ट्रैक्ट रिलेट टू वन पर्टिकुलर रिस्क। ये कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर रिस्क से रिलेटेड होता है और ईच पार्टी हैज ट्रांजेक्शन ऑफ हैज़ ए फ्री चॉइस, मतलब इच पार्टी टू द ट्रांजेक्शन हैज़ ए फ्री चॉइस। अब सर ये फैकल्टेटिव यूज कब होता है? सर ऑटोमेटिक कवर नहीं है अपने पास, ऑटोमेटिक कवर है ही नहीं। इधर देखो, ऑटोमेटिक कवर नहीं है, किधर गया? इंश्योरर हैज नो ऑटोमेटिक कवर है सर, एग्जॉस्ट हो गया, चलो तो फैकल्टेटिव ले लो। सर रिस्क अभी ट्रीटी में ना रिस्क नहीं है, ये वाला रिस्क नहीं है सर, ट्रीटी में हमने ये चीज डालना ही भूल गया। तो अब क्या करोगे उसको? तो उस ट्रीटी में तो वापस अब चेंज नहीं करना सर, तो इसमें क्या करोगे? फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। तो रिस्क उस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रीटी, रिस्क एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द ट्रीटी। और अगर सर ओवरबर्डन नहीं करना आपको, ट्रीटी कितना रिस्क डालोगे उसको? ओवरबर्डन एक अलग से रिस्क ले लो। डज नॉट वांट हिज री इंश्योरेंस ट्रीटी टू बी ओवरबर्डन। देखो इधर ओवरबर्डन लिखा सर ये। और सर टेक्निकल, ये लास्ट वाला पॉइंट, टेक्निकल गाइडेंस और कंसल्टेशन विद द री इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। तो जब कंसल्टेशन हर वक्त चाहिए तो फैकल्टेटिव ले लो ना, एक रिस्क के लिए हर जगह कंसल्टेशन चाहिए तो आपको। ठीक है, ये हो गया आपका री इंश्योरेंस। क्लियर? फैकल्टेटिव और ट्रीटी री इंश्योरेंस, और ट्रीटी में प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल समझ में आया? सर वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर इनवर्ड मतलब हमने री इंश्योरेंस इनवर्ड किया, तो सुनो पहले मैं बोल रहा हूँ, वो पहले पॉइंट याद करा देता हूँ। नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। नॉर्म्स और गाइडलाइंस में कुछ पैरामीटर दिए होते हैं क्या सर? हाँ, तो सर जो अरेंजमेंट हुआ ना री इंश्योरेंस अरेंजमेंट, वो पैरामीटर्स के हिसाब से हो जाना चाहिए। सर ये इनवर्ड में कुछ अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुए हैं तो AS11 फॉलो होना चाहिए। सर प्रॉफिट कमीशन किस हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए? जो एग्रीमेंट और टर्म्स और कंडीशंस हुए उसके हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द री इंश्योरेंस, क्लोजिंग बैलेंस का क्या? रिकंसिलेशन हो जाना चाहिए और कंफर्मेशन ले लेना। और लास्ट वाला पॉइंट है वेरीफाई, अगर प्रोविजनिंग और राइटिंग, अगर डाउटफुल नेचर ऑफ रिकवरी है तो प्रोविजन बना लो और राइटिंग ऑफ कर लो। फिर से सुनो, री इंश्योरेंस का इनवर्ड क्या होना चाहिए? गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, नॉर्म्स के और गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। और अगर री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स आर डन एज पर, इंश्योर दैट री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स आर डन एज पर दी प्रिस्क्राइब पैरामीटर, जो प्रिस्क्राइब पैरामीटर है। और सर इस जो AS11 कर लेना जब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करो, प्रॉफिट कमीशन एग्रीमेंट्स के और टर्म्स के हिसाब से कर लेना, क्लोजिंग बैलेंसेस को रिकंसाइल कर लेना, कंफर्मेशन कर लेना बैलेंसेस का, और प्रोविजनिंग कर लेना। कब करोगे प्रोविजनिंग? सर जब आपको डाउटफुल है रिकवरी। सर आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब आपने सेसेशन कर दिया, वेरिफिकेशन ऑफ री इंसर्ट आउटवर्ड, तो इसमें से सेसेशन कर देते हैं, आउटवर्ड में कहते हैं सेसेशन कर देते, सेसेशन। ठीक है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए सर। ठीक है, अगर आउटवर्ड रिमिटेशन हुआ है तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। उसमें AS11 था, इसमें फॉरेन एक्सचेंज, देखो उसमें भी एक नॉर्म्स था, इसमें एग्रीमेंट, उसमें क्या था AS11, इसमें क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। समझ में आया ना सर? सर प्रॉफिट है, इसमें भी कमीशन है, हाँ इसमें भी प्रॉफिट कमीशन कैलकुलेट होता है सर। वेरियस ऑटोमेटिक ट्रीटीज होती है, उनका कमीशन, उसके उनका कमीशन कैलकुलेशन होता है सर। कैसे होता है? जो पीरियडिकल अकाउंट्स रिंडर्ड, मतलब जो पीरियडिकल अकाउंट रिंडर्ड हुए और आउटस्टैंडिंग लॉस प्रिटेनिंग टू द एंटिटी, इसके बेस के हिसाब से वो आप कर लेना कैलकुलेट प्रॉफिट कमीशन। सर प्रोविजनिंग का पॉइंट इसमें भी है, बैलेंसेस का पॉइंट भी इसमें, हाँ सर प्रोविजनिंग है, पर इसमें प्रोविजनिंग किसकी? आप ये देखो कि उसने आउटवर्ड किया तो आउटस्टैंडिंग लॉस रिकवरेबल, जो रिकवरेबल होगा, आउटस्टैंडिंग लॉस रिकवरेबल होगा, जो हम लोग रिकवर करेंगे ना, आउटवर्ड किया है तो उसने सामने वाले ने प्रोविजन उसका कंफर्म कर लो कि री इंश्योरर इन द केस ऑफ मेजर डॉक्यूमेंट शुड बी इंसिस्टेड एंड वेरीफाइड, तो वेरीफाई कर लो कि प्रोविजन उसने बना लिया। ठीक है, और बैलेंसेस विद री इंश्योरर
बैलेंस विद री इंश्योरेंस आर सपोर्टेड बाय नेसेसरी कंफर्मेशन एंड ऑब्टेन फ्रॉम द। अब एक बात बताओ, एक में एग्रीमेंट वाला, उसमें नॉर्म्स वाला पॉइंट, इसमें एग्रीमेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। उसमें नॉर्म्स के नीचे लिख दिया कि सर पैरामीटर था, वो पैरामीटर भी कर देना, इसमें वो सब नहीं। तो उधर ऊपर 2 पॉइंट हो गए, नीचे एग्रीमेंट का 3 पॉइंट। अभी उसमें सर ऊपर AS 11 था, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, ठीक है सर। फॉरेन एक्सचेंज सर उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात थी, इसमें भी प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात है सर। उसमें प्रोविजन की थी, इसमें भी प्रोविजन की, हाँ सर प्रोविजन। उसमें बैलेंस कंफर्मेशन की बात है, इसमें भी बैलेंस कंफर्मेशन की बात है सर। तो हो गया ना सर, आप इतने पॉइंट लिख के आना। एंजॉय सर। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बहुत भारी कंसेप्ट है भाई साहब, इतना खतरनाक कंसेप्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा सर। ट्रेड क्रेडिट का बेसिक रिक्वायरमेंट बताओ सर। अभी बेसिक रिक्वायरमेंट ट्रेड क्रेडिट, जो ट्रेड का आप सामान बेचते हो, गुड्स सेल किया, उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस क्योंकि आपको पैसा रिसीव नहीं होगा, डेटर्स अगर अपने आपको पेमेंट नहीं किया तो आपका डेप्ट हो जाएगा, तो उससे आपको ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस करवा लो सर। तो क्या अभी देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, जो पॉलिसी होल्डर कराता है ना, उसका लॉस क्या होगा, नॉन रिसिप्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। हाँ सर पॉलिसी होल्डर सप्लायर होना चाहिए, सप्लायर ऑफ गुड्स है, तभी तो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस लेना है, ठीक है सर फैक्टरिंग वगैरह और रिवर्स फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, ये अच्छा पॉइंट लगा सर। पॉलिसी होल्डर एक कस्टमर है और इसने दैट इज अ बायर हु इज लाइबल टू पे, पॉलिसी होल्डर हैज अ कस्टमर, उसके पास एक कस्टमर होना चाहिए जिसने इसे सामान लिया सर, ठीक है। हु इज लाइबल टू पे ट्रेड रिसीवेबल, मतलब वो उसको पॉलिसी होल्डर को पैसा देने वाला है, कुछ भी लिखा, मतलब बेसिक बात लिखा, कुछ नहीं लिखा। पॉलिसी होल्डर हैज ए कस्टमर, जिससे उसको पैसे लेने हैं, जिसको उसके सामान पे जाए, ये लिखा और कुछ नहीं लिखा। और पॉलिसी होल्डर अंडरटेक करता है कि मैं प्रीमियम पे करूंगा, ये रिक्वायरमेंट है भाई। और अदर रिक्वायरमेंट प्लीज़ पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसमें ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो FR से रिलेटेड भी है और बहुत ईजी भी है, कुछ इसमें टेंशन नहीं है। तो मैं आपको इसमें से एक पढ़ा देता हूँ, रियल इस्टेट वाला, जो एग्जाम में आता है। डेप्ट सिक्योरिटीज़ भी आया हुआ है एक बार शायद, बाकी आप पढ़ लेना, नॉर्मल है कैसे आपको रियल इस्टेट का, डेट का, इक्विटी का, डेरिवेटिव का जैसे अकाउंटिंग करते हैं ना, वो बताया, उसको लिख लेना। और मैंने बहुत सही से समराइज कर दिया, पढ़ लेना उसको, कोई टेंशन नहीं। सर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसका बता दो सर। वैल्यूएशन कैसे होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगा सर। रिवैल्यूएशन होगा क्या, हाँ एटलीस्ट वंस एवरी 3 ईयर, हर एक बार होगा हर 3 साल में सर। कैरिंग कॉस्ट में अगर चेंज हुआ तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। इंपेयरमेंट का असेसमेंट होगा कि हाँ सर हर बैलेंस शीट डेट पे होगा सर। अगर अकाउंटिंग फॉर गेन और लॉसेस का कैसे होगा सर, अकाउंटिंग गेन और लॉसेस ड्यू टू चेंज इन कैरिंग अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट में चेंज है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही होगा ना, अंडर इक्विटी, ठीक है सर। बेसिस क्या आपने रिवैल्यूएशन का यूज़ किया वो डिस्क्लोज कर देंगे, हाँ सर। बोनस डिक्लेरेशन मतलब अथॉरिटी में इशू दी डायरेक्शन, अथॉरिटी डायरेक्शन इशू करेगी अगर रिलीजिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर पॉलिसी होल्डर बोनसेस, ठीक है सर। इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो एक्सपेंस दिखा देंगे, हाँ सर। एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस हो गया, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व से ज़्यादा हो गया तो पीएनएल में जाएगा, वो भी एज एक्सपेंस हो गया। डेप्ट सिक्योरिटी भी पढ़ लेना, ये चारों पढ़ लेना, मतलब इसमें कुछ नहीं है। अकाउंटिंग कैसे करना वो बताया है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहो, कीप गोइंग, और बाकी लेक्चर्स भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस।